हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। पहले तो बताते कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which fusion of male gamete, जिसको हम कहें sperm, with the female gamete, जिसको हम कहें ओवम या एग, to form diploid zygote। भाई अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद रिजल्ट आता है वो बनता है डिप्लॉयड जाइगोट। तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या है, हमारे पास एक तो मेल गैमेट है। मेल गैमेट हमेशा क्या होता है, एन नंबर होता है, यानी भाई अगर हम हैप्लॉइडी या डिप्लॉइडी की बात करते हैं तो हैप्लॉइड होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि फीमेल गैमेट जो होता है जिसको हम कहें ओवम या एग, ये भी क्या होता है, एन होता है। यानी जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इन दोनों के अंदर फ्यूजन होता है, एक जाइगोट बनता है। और जाइगोट हमेशा क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर फीमेल का जो गैमेट है वो और जो मेल गैमेट है वो, उन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है और फ्यूजन के बाद क्या बनता है, वो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ठीक है, एन एन है तो क्या बन गया हमारे पास, 2n बन गया, जो क्या होता है, जाइगोट होता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फिर एम्ब्रियो के बाद फॉर्मेशन हो जाता है किसका, फीटस का, और फिर यंगर एडल्ट, वो आगे प्रोसेस है। तो इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, इन केस हम बात करें ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन जो होता है, अगर मैं इसको कोरिलेट करता हूँ किसके साथ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पास साथ, ये क्या है, 0 है हमारा, ये क्या है, 28 डेज है। क्योंकि नॉर्मल जो आइडियल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो 28 डेज की होती है। इसके बाद क्या है, इसको ऑफ कर दिया मैंने, 14 कर दिया। यहाँ पे 14 डे पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो ओवा होता है या सेकेंडरी oocyte बोलते हैं जिसको हम, वो सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है किसी ओवरी से। ठीक है, तो 14 डे पे क्या हुआ, यहाँ पे ओवुलेशन हुआ है। अब जो ओवुलेशन हो गया तो जो सेकेंडरी oocyte था वो किसके अंदर आ गया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया। फैलोपियन ट्यूब के अंदर आने के बाद क्या होता है कि वो 2 से 3 डेज वेट करता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो 2 से 3 डेज के अंदर रहते हैं, ओवुलेशन के जस्ट बाद। ठीक है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इस ड्यूरेशन होता है। ठीक है, 15, 16 और 17। ठीक है, किसी कुछ के अंदर क्या होता है कि भाई जो ओवा होता है वो 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लाइव कर जाता है, 18th डे तक भी हो सकता है, लेकिन ये मेनली आइडियल जो होता है वो 50, 16 और 17 डे थे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ठीक है, अब जो फर्टिलाइजेशन होता है ये कहाँ पे होता है, और ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है कि कहाँ पे होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसका डायग्रामेटिकली, देखो भाई
ये हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, ओवरी होती है। ठीक है, ओवरी के अंदर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्पुला, और इसको हम बोलते हैं इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरी जो होती है वो आपको पता है कि सेकेंडरी साइड से रिलीज करती है और इनफंडिबुलम के अंदर आ जाता है। ये जो फिम्ब्राई होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि बिल्कुल एंड पे होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसका इनफंडिबुलम जो पार्ट होता है उस पे बिल्कुल एंड पे जाके ये क्या करता है, कलेक्ट करता है किससे, oocytes को, सेकेंडरी oocyte से ओवरी को। ओवरी ने क्या कर दिया, ओवुलेशन हुआ है यहाँ पे। ओवुलेशन की ड्यूरेशन जो हमारे पास मैच्योर, ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी oocytes होता है वो रिलीज कर दिया इसने। अब ये जो इनफंडिबुलम होता है इसके अंदर चला जाता है एग। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही वो होता है कोपुलेटरी होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उसके अंदर जो सिंगल कोपुलेटरी होता है, पॉपुलेशंस होता है, उसके अंदर 200 से 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये जो मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, ये अपना जो एक्टिवेशन होता है जिसको हम कैपेसिएशन बोलते हैं, वो गेन करता है कहाँ पे जाके, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। और ये जो कैपेसिएशन होता है इसका मतलब कि जो स्पर्म रिलीज हुआ है वो क्या करता है, एक्टिव हो जाता है वहाँ पे, एक्टिवेशन, एक्टिव गेन करता है, यहाँ पे एक्टिवेशन गेन करता है। और ये कैल्शियमाइन की वजह से भी होता है, या कुछ मतलब प्रोटीन्स होती है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स, उसकी वजह से भी होता है ये। तो इसने क्या है कि ये जो स्पर्म होता है ये मूवमेंट करता है इस तरफ, फेलोपियन ट्यूब की तरफ, क्योंकि उसको जैसे रिलीज हुआ है तो रिलीज होने के लिए तो 2 फेलोपियन ट्यूब है, उसके अंदर फेलोपियन ट्यूब के अंदर वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, क्योंकि वहां पे आगे जाके जो वे होता है वो ओपन रहता है यूट्रस का फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो अब यहाँ पे पहुंच गया है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म गए हैं वहां पे। अब मेन बात आती है यहाँ पे, नीट के अंदर बहुत ज्यादा बार कंफ्यूजिंग चीज पूछ देते हैं यहाँ से कि भाई फर्टिलाइजेशन जो होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वो कहाँ पे होता है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना इधर कि यहाँ पे गया ये, जैसे ही एम्पुला पोर्शन में पहुंचता है ये। ठीक है, तो ये जो होता है सेकेंडरी oocytes, ये सीलियरी मूवमेंट के थ्रू, सीलियरी मूवमेंट कौन प्रोवाइड करता है इसको, फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया होते हैं बहुत छोटे छोटे, उसको सीलियरी मूवमेंट के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है ये, एम्पुला पोर्शन के अंदर। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे पूछी जाती है कई बार कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो याद रखना इस्थमस और जो एम्पुला का जो जंक्शन होता है वहां पे होता है। लेकिन कई बार ऑप्शन के अंदर, नीट के अंदर, ये जो एग्जैक्ट आंसर है इसका वो आता है इस्थमस और जो एम्पुला होता है उसके जंक्शंस पे फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन नीट के अंदर कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये नहीं देता जंक्शन, इस्थमस और जो एम्पुला जंक्शन है वो ऑप्शन में देता ही नहीं है, और डायरेक्ट दे देता है इनफंडिबुलम। ठीक है, ये एम्पुला, इस्थमस और नन ऑफ दीज, तो उसका आंसर क्या आएगा, एम्पुला आएगा। ठीक है, कभी भी याद रखना कि अगर ऑप्शन देता है वो इस्थमस और एम्पुला जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है तो ठीक है, वरना अगर वो ऑप्शन ये नहीं दे पाता और उसने इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस या नन ऑफ दीज 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसके अंदर आंसर आएगा एम्पुला। ठीक है, कि भाई फर्टिलाइजेशन जो एक्चुअली में होता है वो इस्थमस और एम्पुला जो जंक्शन होता है वहां पे जाके होता है। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि ये जो सेकेंडरी oocytes होता है ये इनफंडिबुलम के पास रहता है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे रहता है तो फर्टिलाइजेशन यहीं पे क्यों नहीं होता। लेकिन जैसे ही क्या है कि स्पर्म पहुंचता है यहाँ पे एम्पुला पोर्शन पे तो सिग्नलिंग होती है इन दोनों के बीच में, और जो ये एग होता है सेकेंडरी oocytes होता है ये पहुंच जाता है किसके पास, एम्पुला पोर्शन के पास, और वो जो जंक्शंस होता है वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है। अब क्या बात आती है कि जो सिंगल, हमने बात की कि भाई सिंगल कॉपुलेशन जो था, कॉपुलेशन था, सिंगल इंटरकॉर्स था, उसके अंदर 200 से 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। ठीक है, तो जब मिलियंस ऑफ स्पर्म यहाँ पे रिलीज होते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है रिलीजमेंट ऑफ द
स्पर्म इन द जेनेटिकल ट्रेड उसको हम बोलते हैं फीमेल जेनेटिकल ट्रेड उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन बोलते हैं हम, ठीक है। इंसेमिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो स्पर्म होते हैं वो जेनेटिकल ट्रैक्ट्स के अंदर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पहुंच गए हैं, यहाँ पे स्पर्म पहुंच गया है और यहाँ से सेकेंडरी oocytes पहुंच गया है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे फेजेस आती है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस टाइप से होता है, तो उसको देखो एक बार। इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocytes का पढ़ चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर oocyte बना रहा हूँ मैं। देखिए ये जो आउटर होता है सेकेंडरी oocytes का, ये याद रखना कभी भी कि जो ओवुलेशन होता है उसके अंदर डायरेक्टली जो एग होता है वो कभी नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंडरी जो oocytes होता है वही बाहर आता है, डायरेक्ट एग जो होता है वो नहीं आता, क्योंकि जो एग का जो oogenesis होता है वो स्पर्म के एंट्री के बाद ही पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocytes है ये, और इसके अंदर ये कोरोना रेडिएटा होती है, ठीक है। इसके अंदर जोना पेलुसिडा होती है, और यहाँ पे एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस, और ये अंदर की तरफ जो लेयर होती है इसको बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी oocytes है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म है वो ओवा को कवर कर लेते हैं, ओवा के पास आ जाते हैं, और उसमें से सिर्फ सिंगल जो होता है स्पर्म होता है, एक्टिव स्पर्म जो फर्स्टली आता है वो इसके अंदर एंटर करता है, ठीक है। इतने 200 से 300 स्पर्म के बीच में कंपटीशन होता है, और जो सिंगल स्पर्म होता है वो एंटर करता है, ठीक है। इसलिए वजह से कई बार एक मजाक के तौर पे बोल देते हैं कि भाई जो स्पर्म्स होते हैं आपका जो फॉर्मेशन हुआ है वो सिंगल स्पर्म से हुआ है, और वो 2 मिलियन से 3 मिलियन ऑफ द स्पर्म्स थे, उसके बीच में कंपटीशन के बाद वो सिंगल स्पर्म जो है वो एंटर किया है। तो जो लाइफ होती है वो स्ट्रगलिंग होती है, उसके अंदर कंपटीशन रहता है स्टेप पे, ठीक है। जब आपका डेवलपमेंट हुआ है कि एक सिंगल स्पर्म से, तो उसके बीच में भी 200 से 300 के बीच में मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है उनके बीच में कंपटीशन हुआ है। तो इसके बाद क्या होता है कि स्पर्म जो है वो आ गए यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। और जो सिंगल स्पर्म होता है वो क्या करता है, एंटर करता है, सीधी सी बात है।
अब ये जो कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स होती है, जिसको हम फॉलिकुलर सेल भी बोल सकते हैं, या कुछ सेल्स ग्रेनुलोसा की सेल्स भी रह जाती है इसके अंदर। तो ये जो सेल्स होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है एक एसिड्स के थ्रू, जिसको हम एसिड को हम बोलते हैं हाइएलुरोनिक एसिड। ठीक है। तो ये जो स्पर्म होता है इसके टिप पे यहाँ पे एक एक्रोसोम होता है, आपको पता है, और इस एक्रोसोम के पास एंजाइम्स होते हैं इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए, इसको डिसॉल्व करने के लिए, जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर पोर क्रिएट करने के लिए। ठीक है। तो ये जो स्पर्म होता है इसके पास जो एक्रोसोम होता है फर्स्टली, उसके पास काफी सारे लाइसिन एंजाइम होते हैं जिसको हम स्पर्म लाइसिन बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो लाइसिन एंजाइम्स होते हैं वो पोर क्रिएट करने के लिए, उसकी जो आउटर लेयर है उसको डिसॉल्व करने के लिए होते हैं। तो फर्स्टली जब जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर रिएक्शंस होती है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। ये एक्रोसोमल जो रिएक्शंस होती है ये स्पर्म के बीच में और जो सेकेंडरी साइड से उसके बीच में होती है। तो इसकी ड्यूरेशन क्या होता है कि जो स्पर्म होता है जैसे ही पहुंचा किसके पास, कोरोना रेडिएटा के पास, ठीक है, तो उसे रिलीज करता है एसिड्स, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि एक एंजाइम रिलीज करता है। हाई एलुरोनाइडेज एक एंजाइम्स होता है जो रिलीज होता है स्पर्म के एक्रोसोमल पार्ट से। ठीक है। एक्रोसोमल जो पार्ट होता है हम पहले ही बता चुके हैं कि जो गोल्जी बॉडी होती है उसकी, मतलब जो हमारे पास स्पर्मेटाइड्स होता है उसकी जो गोल्जी बॉडी होती है उसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म होती है। अब ये स्पर्म है वो यहाँ पहुंच गया है और जो एसिड है इसके अंदर कौन सा, हाई एलुरोनिक एसिड, इस एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। कौन सा, हाई एलुरोनाइडेज एंजाइम्स। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन को हम एक्रोसोमल रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो एसिड्स होता है वो यहाँ पे उसका जो मतलब काम करना था, जो कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स होती है उसको एक दूसरे को कनेक्ट करना था, वो अपना नेचर होता है वो खत्म कर देता है। तो इसी वजह से ये जो लेयर्स होती है ये क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, यहाँ से डिजोल्व हो जाती है। ठीक है। डिजोल्व का मतलब क्या है कि एसिड जो कनेक्ट कर रहा था एक दूसरी सेल्स को, वो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो गया यहाँ पे। ठीक है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन मतलब उसका जो काम था सेल्स को एक दूसरे को चिपक के रखने का वो खत्म हो गया, और ये सेल्स होती है ये वहां से एक दूसरे से हट जाती है यहाँ से। ठीक है। अब के भाई सीधी सी बात है कि फर्स्ट लेयर जो होती है सबसे पहली रिएक्शन उसी के साथ होगी। तो एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर एंजाइम्स हाइड्रोएनिडोज इज रिलीज्ड बाय द स्पर्म्स, इट डिसॉल्व द आउटर लेयर ऑफ द ओवम सेकेंडरी साइड्स। तो अब क्या हुआ कि ये जो लेयर है यहाँ पे खत्म हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट जो लेयर्स आती है वो आती है जोना पेलिसुडा। जो जोना पेलिसुडा जो होती है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल करती है यहाँ पे, और रोल्स भी ये किस चीज का करती है, एक्चुअली में जो वेटलाइन मेम्ब्रेन ये थोड़ी सटकी होती है, इतना ज्यादा स्पेस तो नहीं होता इसके बीच में। तो जोना पेलिसुडा जो होती है ये जैसे ही पता चलता है कि भी स्पर्म यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो एक प्रोटीन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन। ठीक है। जैसे ही पता चला इसको कि हाँ आउटर लेयर जो है वो डिजोल्व हो चुकी है, तो उसके बाद क्या है कि ये जो जोना पेलिसुडा होती है एक प्रोटीन रिलीज करती है, ग्लाइकोप्रोटीन, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन। ठीक है। अब इस फर्टिलाइजिन जो है इसने स्टिमुलेट किया किसको, स्पर्म को। ठीक है। इसने किसको स्टिमुलेट किया, इस स्पर्म को स्टिमुलेट किया। तो इसके एक्शन के अंदर जो स्पर्म होता है वो रिलीज करेगा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। ये किसने रिलीज की है, जोना पेलुसिडा ने, और ये किसने रिलीज की है, स्पर्म ने रिलीज की है। ठीक है। इन दोनों के बीच में सिग्नलिंग होती है और इसके थ्रू ये पता चलता है कि हाँ ये जो स्पर्म आया है ये राइट स्पीसीज का है। ठीक है। क्योंकि अगर दूसरी स्पीसीज का यहाँ पे स्पर्म आता है तो वो क्या है सिग्नलिंग के थ्रू पता चल जाता है कि यहाँ पे ये है, ये रॉन्ग स्पर्म है। जैसे ही सेम ऐसे ही जो आपने पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर, एक पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, उसके अंदर जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती है वो रिलीज होती है, उसके थ्रू पता चल जाता है कि भाई जो जीन सीक्वेंसिंग है उसकी वो किस टाइप से है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि
एंटी फर्टिलाइजिंग जो है प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन से रिलीज किया किसने, स्पर्म्स ने, और फर्टिलाइजिंग प्रोटीन से रिलीज किया किसने, जो यहाँ पे जोना पेलोसुडा है। ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो होता है इसको हम बोलते हैं, एक जो रिएक्शंस होती है इन दोनों के बीच में इसको बोलते हैं फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। ठीक है, तो इसके थ्रू ये पता चल जाता है यहाँ जो स्पर्म है वो राइट स्पीसीज का है। अब क्या हुआ कि राइट स्पीसीज का पता चल गया कि भाई यहाँ स्पर्म है, ये राइट स्पीसीज का है, तो वो यहाँ पे एंट्री कर सकता है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ही इनके बीच में मतलब हो गया कि भाई हाँ राइट है, स्पर्म है, उसके बीच में अब ये जो स्पर्म है ये रिलीज करेगा जोनालाइसिन। जोनालाइसिन से एक एंजाइम होता है जो डिजोल्व कर देता है इसकी मेम्ब्रेन को और एक पोर क्रिएट कर देता है वहां पे। ठीक है, अब जैसे इसने पोर क्रिएट किया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोर क्रिएट कर दिया इसने यहाँ पे। ठीक है, अब जो स्पर्म है वो यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, स्पेस के अंदर। अब क्या होता है कि जो अंदर की जो मेम्ब्रेन्स होती है, कौन सी, ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन, विटलाइन मेम्ब्रेन के पास पहुंच गया है ये जो स्पर्म है ये। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो स्पर्म है इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं, इसके पास विटलाइन मेम्ब्रेन के पास रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और जैसे ही और अंदर की तरफ मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के अंदर कि इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर ये था कि यहाँ पे आगे हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है कॉर्टिकल रिएक्शन। इस कॉर्टिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि भाई जो विटलाइन मेम्ब्रेन थी, विटलाइन मेम्ब्रेन के पास रिसेप्टर्स होते हैं, उसने रिसीव किया किसको, स्पर्म को, और अंदर की तरफ, ठीक है, एक मतलब ग्रेन्यूल्स होती है जिसको हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, और ये बिल्कुल पेरिफेरी पोजीशन पे होती है। ठीक है, मतलब कॉर्टिकल का मतलब कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स रीजन का मतलब क्या होता है, जो किसी भी अगर आप एनाटॉमी देखते हो किसी भी प्लांट की तो उसमें कॉर्टेक्स रीजन आता है बिलो द एपिडर्मिस। तो ऐसे क्या है कि बिल्कुल कॉर्टेक्स रीजन है ये इसका। इस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर इनर की साइड छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होती है ये इस टाइप में अरेंज हो जाती है और एक रिसेप्टर बना देती है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं स्पर्म रिसेप्टर। ठीक है, एक वी शेप में बना देती है इस टाइप से, इस टाइप से बना दिया है। अब जैसे इसका हेड रीजन पहुंचता है किसका, स्पर्म का। अब हेड रीजन पहुंचा है तो ये क्या हो जाती है, यहाँ पे रोटेट हो जाती है 180 डिग्री पे रोटेट हो गई है, और रोटेट होने के बाद ये इस टाइप से चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ था कि इसका हेड रीजन था। ठीक है, हेड रीजन के साथ साथ यहाँ पे कौन एंट्री करता है, जो सेंट्रियोल होता है, दो सेंट्रियोल होते हैं, जो अपर वाला सेंट्रियोल होता है वो इसके हेड रीजन के साथ एंट्री करता है किसके अंदर, ओवम के अंदर। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये रोटेशन हो गया, रोटेशन होने के बाद क्या है, इसका हेड रीजन जो होता है वही अंदर एंटर हुआ है, टेल होती है वो बाहर चली जाती है, मतलब रिमूव हो गई यहाँ से, क्योंकि जैसे रोटेशन हुआ तो टेल थी वो, जब भाई इस टाइप से टेल है। ठीक है, और ये क्या है, ये वी शेप में बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म रिसेप्टर, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के थ्रू बना है। ठीक है, अब क्या है, ये रोटेशन हो गया इस टाइप से और ये इस टाइप से आ गया, तो इसका हेड रीजन जो होता है वो अंदर चला जाता है और इसके हेड रीजन के साथ जो सेंट्रियोल होता है वो चला जाता है। ठीक है, अब ये चला गया अंदर की तरफ। अभी जैसे अंदर की तरफ जाता है तो इसका जो हेड रीजन होता है वो, इसके अंदर जो सेंट्रियोल होता है वो, सेंट्रियोल जो होता है वो क्या काम करेगा, यहाँ पे जो इसका स्टेप्स रुका हुआ है oogenesis का कंप्लीट नहीं हुआ है वो, तो उस स्टेप्स के लिए जो सेंट्रियोल होता है वो यहाँ पे इसको दे देगा, किसको, ओवम को। अब जैसे ही oocytes को, सॉरी oocytes को अंदर को दे देगा, तो जैसे ही यहाँ पे क्या था हमारे पास, सेंट्रियोल था, जैसे अंदर जाएगा तो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा, डिवीजन होगा इसके अंदर, और ये क्या बनाएगा, पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी प्लस में ओवम बनाएगा। ठीक है, और इस ओवम जो होता है इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियाई होता है, उसका न्यूक्लियाई है वो और जो स्पर्म का न्यूक्लियाई है वो दोनों क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। भाई एन है, ये मेल का सिंबल होता है,
और ये होता है फीमेल का सिंबल, ठीक है। ये दोनों एन थे, इसके न्यूक्लियस फ्यूजन हो गया और यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 2n कंडीशन, ठीक है। जाइगोट था, इसके फ्यूजन के बाद 2 बन गए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है, मेन जो चीजें होती है वो 2 होती है यहाँ पे। स्पर्म, तीसरा स्टेप क्या था, कोर्टिकल रिएक्शन के बाद एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है, जिसके अंदर स्पर्म्स ने क्या की है, एंट्री कर ली है। और जो लास्ट स्टेप था वो क्या था, सिंगेमी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके अंदर 2-3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये होती है कि जो ये लेयर होती है जोना पैलिसुडा, ये थिक होती है, ठीक है। ये जो जोना पैलिसुडा जो होती है वो थिक होती है। और ये क्या होती है कि जैसे स्पर्म एंट्री करता है, डिसोल्व करके पोर क्रिएट करने के बाद स्पर्म जो है वो अंदर चला गया है, तो जोना पैलिसुडा जो होती है वो और ज्यादा थिक हो जाती है। क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी को प्रिवेंट करने के लिए कि 2 स्पर्म जो है वो एंटर ना हो। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो होती है विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन पोलराइज होती है, ध्यान रखना ये चीज। ये क्या होती है, पोलराइज होती है। पोलराइज का मतलब क्या है कि ये स्पर्म को एक्टिव करने के लिए ज्यादा उत्तेजित रहती है, ठीक है, स्पर्म को लेने के लिए, स्पर्म को रिसीव करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे स्पर्म एंटर हो जाता है इसके अंदर तो डिपोलराइज हो जाती है ये, ठीक है। डिपोलराइज का मतलब क्या है कि उसके पास एबिलिटी नहीं है, अब वो अपनी जो एबिलिटी थी वो पोलराइज कंडीशन की एबिलिटी वो स्पर्म को रिसीव करने की, वो यहाँ पे खो देती है। कौन, पेरी, ये जो विटलाइन मेम्ब्रेन होती है ये। अब क्या हुआ, पेरी विटलाइन, सॉरी, जो विटलाइन मेम्ब्रेन थी वो पोलराइज के बाद डिपोलराइज हो गई है, स्पर्म एंटर हो गया अंदर, तो वो क्या हो गई है, डिपोलराइज हो गई है। डिपोलराइजेशन के बाद वो स्पर्म को रिसीव नहीं कर सकती दूसरे को, तो वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, किसके, पॉली एम्ब्रियोनी को प्रिवेंट करने का, ठीक है। उसके बाद फ्यूजन हो जाता है मेल और जो फीमेल न्यूक्लियाई होती है उन दोनों के बीच में, और नेक्स्ट क्या बनता है हमारे पास, जाइगोट। इसको दोबारा देखिएगा, एक्रोसोमल रिएक्शंस क्या होती है। एक्रोसोमल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसके अंदर जो स्पर्म होता है उसका जो एक्रोसोम पार्ट होता है उसके बीच में रिएक्शंस होती है ओवा के साथ, सेकेंडरी साइड के साथ। इसने क्या रिलीज किया, हाई एल्रोनडाइज एक एंजाइम होता है वो रिलीज किया, उसने डिसॉल्व कर दिया इसकी जो जोना पैलिस, ये सॉरी कोरोना रेडिएटा थी इसको, क्योंकि इसके अंदर जो एसिड्स होता है स्पेसिफिक जिसको हम बोलते हैं हाई एल्यूरोनिक एसिड, इस एसिड्स को इसने क्या कर दिया, यहाँ पे इफेक्ट खत्म कर दिया इसका, न्यूट्रलाइज कर दिया इसको, तो इसके सेल्स थी वो एक दूसरे से रिमूव हो गई है, हट गई है, उसके बीच में जो कॉम्बिनेशन था वो यहाँ से हट गया है। उसके बाद क्या होता है कि अब स्पर्म पहुंच गया, स्पर्म जो है उसके किसके पास पहुंच गया, जोना पैलिसुडा के पास। अब जोना पैलिसुडा के पास जैसे ही पहुंचता है तो उसके बीच में एक मतलब उसकी स्पेसिफिसिटी जो होती है उसको चेक करने के लिए एक रिएक्शंस होती है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन रिलीज होती है, ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज होती है, किसके थ्रू, इसके थ्रू, जोना पैलिसुडा के थ्रू। उसके रेस्पॉन्स में, ठीक है, स्पर्म रिलीज करता है एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। ये जो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन इन दोनों के बीच में जो पता चलता है कि भाई हाँ ये जो स्पर्म है ये राइट स्पीसीज का है या नहीं, अगर वो राइट स्पीसीज का है तो ये प्रमोट कर देती है, और जो स्पर्म होता है वो रिलीज करता है क्या, जोना लाइसिन एंजाइम्स, ठीक है। तो जोना लाइसिन इसने रिलीज किया, रिलीज करने के बाद एक पोर क्रिएट हो गया यहाँ पे, और स्पर्म है वो अंदर एंटर हो गया स्पेस के अंदर, इसको हम बोलते हैं पेरिविटलाइन स्पेस, इसके अंदर एंटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिसिप्टर्स होते हैं किसके पास, विटलाइन मेम्ब्रेन के पास, ये पोलराइज होती है। पोलराइज का मतलब क्या है कि इसके पास एबिलिटी होती है स्पर्म को लेने के लिए, उसको गेन करने के लिए। तो पेरिविटलाइन मेम्ब्रेन थी वो पोलराइज है, तो वो स्पर्म को क्या कर लेगी, रिसेप्टर्स के थ्रू एंटर कर लेगी। एंटर करने के बाद एक यहाँ पे जो कॉर्टिकल रिएक्शंस होती है उसका मतलब क्या है, अभी जैसे ही स्पर्म हेड रीजन जो एंटर हुआ है इसका, इसके बाद ये डिपोलराइज हो जाती है पेरिविटलाइन जो मेम्ब्रेन है, सॉरी विटलाइन जो मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाती है यहाँ पे डिपोलराइज हो जाती है। डिपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि उसके पास जो एबिलिटी थी स्पर्म को गेन करने की, वो एबिलिटी वहां से खो देती है वो, ठीक है। तो विटलाइन जो मेम्ब्रेन होती है एक वी शेप में अंदर की तरफ ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसको हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। अब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स वी शेप में बना देते हैं यहाँ पे कॉन टाइप में, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म कॉन या स्पर्म रिसेप्टर कॉन बोलते हैं। तो इसके अंदर हेड रीजन आ गया, उसके पास सेंट्रियोल जो होता है वो आ गया। उसके बाद क्या होता है, सेंट्रियोल जैसे अंदर एंट्री करता है तो स्टिमुलेट करता है इसको, जो नेक्स्ट स्टेप्स है सेल उसका सेल डिवीजन का, और ये 2 बना देता है, कौन सा, सेकेंडरी
oocytes था उसका दो चीजें बनेगी नेक्स्ट स्टेप पे जाके, क्या बनेगा, ओवम बनेगा और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है। अब क्या होता है कि जो उसके दोनों के जो न्यूक्लियाई होते हैं ओवम के, वो न्यूक्लियाई और जो हमारे पास मेल का जो स्पर्म है उसके न्यूक्लियाई, वो दोनों फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट डिप्लॉयड होता है, गैमेट्स जो होते हैं वो एप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है इसका मतलब ये होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और रिजल्ट क्या होता है वहां पे, जाइगोट्स का फॉर्मेशन जो कि डिप्लॉयड होता है। थैंक्स फॉर टुडे।